Hello dear students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of Add Maths IGCSE 0606 and O Levels 4037 to the platform of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So this is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all must be fine. Alhamdulillah, also good. So today we are going to start exercise number 1.2, totally about the functions, where I am going to put very interesting concepts for you all. But for that purpose, you need to pay full attention on this lecture और कोई भी पार्ट आप लोगों ने इसका स्किप नहीं करना ताकि आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए. सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, सबसे पहले हम थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ी सी बचपन की यादें ताज़ा कर देते हैं. बचपन से मतलब जो लास्ट क्लास में हमने चीज़ें डिस्कस की थी इन एक्सरसाइज नंबर 1.1 अबाउट मैपिंग्स एंड रिलेशंस. फाइन, क्या होता था मैपिंग्स और रिलेशंस? आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स के मैपिंग्स या रिलेशंस हम किसको बोलते थे? दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स और द इंटरेक्शन ऑफ टू थिंग्स. मैंने आपको बताया था किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है. मैथमेटिकली वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन और द इंटरेक्शन ऑफ टू सेट्स. अच्छा, वो दो सेट्स कौन कौन से होते थे? आपको याद होगा कि एक जो फर्स्ट वन था वो हमारे पास इनपुट होता था, सेकंड वन इज नोन एज आउटपुट. तो इसका मतलब है मैथमेटिकली वी से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज मैपिंग्स. अच्छा, फिर हमने इसमें ये भी देखा था कि हमारे पास मैपिंग्स कितने तरह की होती थी. ऑब्वियसली यू मस्ट नो कि भी हमारे पास जो मैपिंग्स थी वो तीन तरह की होती थी. द फर्स्ट वन वाज one mapping, the second one was many one mapping and the third one was one many mapping. Like यहाँ पे जो मैंने आपके सामने फिगर्स बनाए हुए हैं, अगर आप फिगर 1 की बात करें तो एक इनपुट एक आउटपुट ही आपकी जनरेट कर रही है, दूसरी इनपुट भी आपकी एक ही इनपुट आउटपुट क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, और इसी तरह से जो तीसरी इनपुट है वो भी आपकी एक ही आउटपुट क्या कर रही है, जनरेट कर रही है. तो इस तरह की जो मैपिंग थी हम उसको क्या बोलते थे? 1-1. ठीक है. इसी तरह से अगर हम सेकंड वन की बात करें तो आपको पता है इनपुट्स मल्टीपल है बट आउटपुट सेम आ रही है. लाइक अगर हम इन दो वैल्यूज की बात करें तो ये दो वैल्यूज आपकी एक ही वैल्यू क्या कर रही है, असाइन कर रही है. तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इस तरह की जो मैपिंग थी उसको हम क्या बोलते हैं? मैनी वन. क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स आर क्रिएटिंग वन आउटपुट. अच्छा, जो थर्ड वन थी इसमें हमने क्या देखा था कि एक इनपुट होती थी और मल्टीपल आपके पास आउटपुट्स होती थी. लाइक यहाँ पे जो आपकी इनपुट है वो इनपुट से 2 भी जनरेट हो रहा है और इसी सेम इनपुट से आपके पास 3 भी आ रहा है. तो इस तरह की हम मैपिंग को क्या बोलते थे? वन मैनी. क्लियर? सो द स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन अराइज ओवर हियर, क्या ये सारी की सारी मैपिंग्स, क्या ये जितने भी हमने रिलेशंस बनाए हैं, क्या ये सब फंक्शन में भी आते हैं? तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि दैट हाउ टू डिफाइन फंक्शंस. सो गाइस, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. क्या डेफिनेशन है कि दैट f फ्रॉम a टू b फॉर ईच एलिमेंट इन सेट a. सेट a के हर एलिमेंट के लिए देयर इज अ यूनिक एलिमेंट इन b. सेट b में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए. अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है, क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन में सिर्फ इतनी सी बात है? तो इसके लिए हम वापस आते हैं अपने एग्जांपल्स के ऊपर. देखिए, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें दैट इज 1-1 मैपिंग. अच्छा, 1-1 मैपिंग जो है क्या ये फंक्शन में आती है? सो द आंसर इज यस. अगर हम बात करें तो सेकंड वन जो हमारे पास मैनी वन मैपिंग है, सवाल ये आता है क्या ये इस तरह की जो मैपिंग है क्या वो फंक्शन में आती है? तो जवाब आता है यस. और अगर हम थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन में क्या होगा भाई? अगर मैं इसकी बात करूं, मैं कहूँगा क्या ये फंक्शन की कैटेगरी में आता है? तो द आंसर इज नो. तो भाई यहाँ पे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट उठने वाला है कि ये वाली मैपिंग क्यों फंक्शन नहीं हो रही, इस तरह की कैटेगरी फंक्शन में क्यों नहीं आ रही, जबकि ये दो ही कैटेगरी में क्यों लाया कर रहे हैं फंक्शन की कैटेगरी में. जो थर्ड वन है वो इस कैटेगरी में क्यों नहीं आ रहा, क्या रीजन हो सकती है? तो इसके लिए मैं 2 बुलेट पॉइंट्स लिख रहा हूँ. तो ये 2 बुलेट पॉइंट्स आप लोगों ने अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेने हैं, क्योंकि अगर आप लोग को ये 2 बुलेट पॉइंट्स याद रह गए तो समझे आपकी जिंदगी आसान हो गई. क्लियर? वो जो 2 बुलेट पॉइंट्स हैं वो है क्या बेसिकली, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट वन है वो क्या है?
बहुत ही आसान वर्डिंग में मैं लिख के दे रहा हूं, दैट नो रिपीटेड इनपुट, and the second one is no free input। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे दो बुलेट पॉइंट्स कि इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नो रिपीटेड इनपुट। एक तो आपकी कोई भी इनपुट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड वन जो है इसका क्या है, नो फ्री इनपुट। तो अब आई थिंक ये दो बुलेट पॉइंट्स पढ़ने से ही आप लोग को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये वाली जो दो कैटेगरीज है ये फंक्शंस क्यों है और ये लास्ट कैटेगरी फंक्शन क्यों नहीं है। देखें, अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है इंडिविजुअल इनपुट के पास इंडिविजुअल आउटपुट है, इंडिविजुअल इनपुट के पास इंडिविजुअल आउटपुट है, तो इसमें तो मसला ही नहीं है। तो इस तरह की जो मैपिंग है इसमें आप देखें तो कोई भी इनपुट आपकी रिपीट नहीं हो रही। अगर आप इस केस में भी देखें तो आपकी कोई भी इनपुट रिपीट नहीं हो रही, सिंगल सिंगल मैपिंग हो रही है इनपुट से। मैं आउटपुट की बात नहीं कर रहा, इनपुट से क्या हो रही है, सिंगल सिंगल मैपिंग हो रही है। इसी तरह से अगर हम लास्ट वन की बात करें तो देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो गड़बड़ हो रही है, ए से 1 निकल रहा है, चलो ये तो माना कि सिंगल है, लेकिन बी से डबल मैपिंग हो रही है। लाइक किस तरह, बी से 2 पे भी मैपिंग हो रही है, बी से 3 पे भी मैप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इनपुट है वो क्या हो गई, रिपीट हो गई। जबकि मामला यहीं पे ही खराब हो जाता है कि आपकी इनपुट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जब इनपुट रिपीट हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है फंक्शन की कैटेगरी से बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये वाला जो आपकी कैटेगरी है, ये वाली जो फिगर है, ये आपकी, या इसको कह सकते हैं, या ये वाला जो आपके पास रिलेशन है, ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर। इसी तरह से स्टूडेंट्स यकीनन आप लोग के दिमाग में एक और सवाल उठ रहा होगा कि सर चले ये कैटेगरी तो समझ में आ गई कि भाई कोई भी इनपुट आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो कि इस एग्जाम्पल में सेटिस्फाई हो रही है और इस एग्जाम्पल में जस्टिफाई हो रही है ये चीज़ कि भाई यहाँ पे जो आपकी इनपुट है वो रिपीट हो गई, तो इसका मतलब ये तो फंक्शन ना हुआ। अब सवाल यहाँ पे दूसरा भी पैदा होता है कि सर ये जो दूसरा बुलेट पॉइंट है इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं किसी एक फिगर में वेरिएशन ले आता हूँ। लाइक मैं काम करता हूँ फिगर 1 में वेरिएशन ले आते थोड़ी सी। अब जैसे यहाँ पे देखें आपके पास ABC लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है। क्लियर। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इनपुट एक्स्ट्रा ऑन ले आता हूँ D, ठीक है। अब आपको पता है A से 1 आ रहा है, B से 2 आ रहा है, C से 3 आ रहा है, बट D से कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, इस तरह का केस है। अब आपको पता है बाकी सारे सबको एलिमेंट्स असाइन हुए हैं, तो इसका मतलब ये जो है ये आपके पास फ्री पड़ा हुआ है। फ्री कहने का मतलब ये फारिग पड़ा हुआ है, इसको कोई भी नाम नहीं दिया हुआ। तो भाई ये वाला केस भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है फंक्शंस के अंदर। अगर इस तरह का कोई केस आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस तरह की जो कैटेगरी होगी ये भी फंक्शन के अंदर लाइट नहीं करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया नो फ्री इनपुट, ठीक है। और अगर यही मैं थोड़ा सा रद्द-बदल कर दूं, लाइक मैं यहाँ पे इसको हटा के इसको C तक ही रहने देते हैं और यहाँ मैं एक्स्ट्रा एक एलिमेंट्स ले आता हूँ 4। अब स्टूडेंट सवाल करेंगे क्या सर अब भी ये फंक्शन होगा, तो बिल्कुल ये फंक्शन होगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया फंक्शंस की जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो सिर्फ किस पे होती है, इनपुट पे होती है। आउटपुट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, याद रखिएगा ये बात। तो जो कुछ भी आप लोगों ने चेक करना है इनपुट पे ही चेक करना है, आउटपुट के साथ जो हो रहा है होने दो, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आउटपुट के साथ जो हो रहा है होने दो, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इनपुट में चेक करना है कि क्या आपकी, एक तो आपने ये चेक करना है कि क्या आपकी इनपुट रिपीट तो नहीं हो रही, नहीं हो रही, ओके। इसी तरह से फिर आप लोगों ने चेक करना है कि क्या आप लोग की कोई इनपुट फ्री तो नहीं पड़ेगी। अगर फ्री नहीं पड़ेगी तो बस बात खत्म, दैट इज फंक्शन। जहाँ पे हम इतनी इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट और आउटपुट की भी एक बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि जो आजकल हमारे स्टूडेंट्स का मानना है कि सर इनपुट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। इसी तरह से जो आउटपुट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। ऐसा ही है ना, हमारे स्टूडेंट्स का मानना है कि सर इनपुट को हम डोमेन कहते हैं और आउटपुट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स की बात सही भी है और कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स की बात गलत भी है। अब सही क्यों है और गलत क्यों है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, जहाँ तक सवाल पैदा होता है डोमेन का,
तो डोमेन वाला पार्ट तो आपका सही है, इस बारे में आप बेफिक्र रहें। डोमेन को तो आप भूल जाएंगे, जो आपने इनपुट को डोमेन कहा वहां तक तो सही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं आउटपुट की। जहां पे आप आउटपुट को रेंज करते हैं, कहीं ना कहीं ये बात गलत भी हो जाती है आपकी। अब वो गलत कब होती है मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, आपको पता है हर इनपुट से एक मैपिंग हो रही है, हर इनपुट से एक आउटपुट की मैपिंग हो रही है, यहाँ पे मैपिंग हो रही है। तो याद रखें, रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट्स कवर होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैपिंग हुई भी होती है। लाइक यहाँ पे ए से 1 पे मैपिंग हुई भी है, मतलब 1 पे जो है इमेज बन चुका है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक बात बता दूं, ये रेंज के अलावा इसको आप इमेज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक इमेज बन रहा है, ठीक है। तो बी से जो मैपिंग हो रही है 2 पे, तो इसका मतलब 2 पे भी इमेज बन चुका है। सी से 3 पे, मतलब 3 पे भी इमेज बन चुका है। लेकिन अब अगर आप 4 को देखें तो ये बेचारा 3 पड़ा हुआ है, क्या इस पे इमेज बन रहा है या इस पे कोई मैपिंग हो रही है? नहीं हो रही। तो इसका मतलब फिर ये सेट जो है, ये पूरा का पूरा सेट आपका रेंज नहीं होगा। इस पूरे सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। ये आप याद रख लें, एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाता है काफी दफा। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि बेसिकली रेंज और कोडोमेन में फर्क क्या होता है। तो याद रखें, जिन वैल्यूज पे फंक्शन असाइन हुआ होगा, जिन वैल्यूज पे आपकी इनपुट असाइन हुई भी होगी, तो वो जो मैपिंग होगी वो क्या होगी, वो रेंज की कैटेगरी में आएगी। और जिस पे मैपिंग नहीं हुई भी होगी, जो फ्री पड़ा होगा आपके पास, वो आपका कोडोमेन की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से अब मैं आपको बता दूं कि इमेज क्या होता है। इमेज मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई जिस पे आपकी कोई मैपिंग हो रही होती है उसको इमेज बोलते हैं। अच्छा, जहां से मैप हो रहा होता है उसको क्या बोलेंगे फिर? उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? एक होता है आपके पास वर्ड प्री इमेज, ठीक है, और इसी तरह से एक वर्ड होता है आपके पास इमेज। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। लाइक मेरे पास एक फंक्शन है, मैं कोई भी अपनी तरफ से एक फंक्शन ले लेता हूँ, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक इनपुट की वैल्यू ले लेता हूँ अपनी मर्जी की, लाइक मैं ले लेता हूँ 3, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 3, तो एफ ऑफ 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 9। तो क्या मतलब, अब ये जो 9 है ये 3 का क्या है, ये इमेज है। 9 3 का इमेज है। सो इट मीन्स 9 इज द इमेज ऑफ 3। अगर हम 3 की बात करें, 3 क्या है, 3 इज प्री इमेज ऑफ 9। Clear? So this is the difference between image and pre-image. So I hope students ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जितना जो है स्टूडेंट्स हमारे फंक्शंस को जो है बहुत बड़ा बोझ समझते हैं, तो ये बेसिकली कोई बर्डन नहीं है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। बस आप लोगों ने 2 बुलेट पॉइंट्स याद रखने हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपकी कोई भी इनपुट रिपीट नहीं होनी चाहिए और आपकी कोई भी इनपुट फ्री नहीं होनी चाहिए। सिंपल। चलिए भैया, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसमें हम करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे जाना है और ये बताना है उसमें से जितनी भी मैपिंग्स हैं उसमें से कौन सी कैटेगरी फंक्शन है और कौन सी कैटेगरी फंक्शन नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी सी बचपन की यादें ताज़ा करें तो आप लोग को याद होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के जितने भी पार्ट्स थे वो क्या थे, ऑलमोस्ट सारे 1-1 थे, या फिर उसमें से एक आध कौन सा था, मैनी 1, ठीक है। अच्छा, 1-1 या मैनी 1 जितनी भी ये कैटेगरी है, ये कौन सी होती है, ये फंक्शंस में आती है, आपको पता है। अच्छा, जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, क्वेश्चन नंबर 8 वो कौन सी कैटेगरी थी, 1 मैनी। और अभी मैंने आपको बताया यही 1 मैनी जो है ये कौन सी कैटेगरी में नहीं आती, फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आती। तो आपको यहीं से ही आंसर मिल गया होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक है वो सारे क्या है, फंक्शंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। चलें जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Okay guys, so this is our exercise number 1.2.
starting from question number 2 in which we have to find the range for each of these functions। ठीक है जी, हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी क्या करनी है, रेंज फाइंड करनी है बाय पुटिंग दीज इनपुट्स। क्या इसी इनपुट्स को यूज करते हुए हमने इनकी रेंज निकालनी है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन नंबर इसके 2 के पार्ट ए में देखें, आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, और जबकि आपको इसकी इनपुट की रेंज जो दी हुई है, जो मतलब इनपुट दी हुई है, मतलब जो वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर 7 तक। अच्छा, एक चीज तो ये है कि आप -2 से लेकर 7 तक की सारी वैल्यूज पुट कर लें, लाइक -2 के 7 के बिटवीन क्या क्या आता है, -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट करके आप लोग रेंज निकाल लें। या एक तरीका ये है, स्मार्ट तरीका, कि जस्ट आप फर्स्ट वैल्यू पुट करें और लास्ट वैल्यू पुट करें, आपको एक रेंज पता चल जाएगी कि हमारा आंसर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो हमने रेंज का निकालना होगा। तो हम वही स्मार्ट वे ही अपनाएंगे। देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले जो है आपने इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ये जो ये x क्या है, ग्रेटर देन -2 है और लेस देन क्या है, 7 है। इसका मतलब -2 से स्टार्ट हो रहा है और 7 से खत्म हो रहा है। तो हम पहले इसकी मिनिमम वैल्यू लेते हैं और उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। देखिए सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू के लिए काम कर लेते हैं, f ऑफ -2। So it will become, in place of x we will put -2 -5, answer will be minus minus plus, so answer will be -7। Okay, so now we are going to put the maximum value which is 7। So 7 minus 5, the answer we get that is 2। Fine, so in that way we got the minimum value of range and maximum value of range। देखिए जो रेंज हमारे पास आई है वो क्या है, -7 और 2। तो इसमें से मिनिमम कौन सी है, -7, और मैक्सिमम वाली कौन सी है, 2। सो ऑब्वियसली जो हम रेंज को डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, f ऑफ x से। क्योंकि अगर आपकी x जो है क्या है, इनपुट है, अगर आपकी x डोमेन है तो f ऑफ x क्या होगी, उसकी रेंज बन जाती है। क्लियर। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारे पास, -7, तो -7 से कहाँ तक आई, 2 तक। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट आवर रेंज विल बी इन बिटवीन -7 to 2। द सेम वर्ड वी विल डू इन पार्ट बी। हम बी के अंदर भी सेम काम करेंगे। देखें सबसे पहले तो आप लोगों ने कंडीशन देखनी, कंडीशन कहाँ से कहाँ तक दी हुई है आपको। सो एज यू नो कि आपको 0 से लेकर 5 तक की लिमिट दी हुई है, तो इसका मतलब जस्ट फर्स्ट नंबर पुट करना और लास्ट नंबर आपको एक रेंज मिल जाएगी कि आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक लाई करना है। सो इट मीन्स फर्स्टली यू हैव टू पुट 0, सो f ऑफ 0 equals to 3 into 0 plus 2। 3 zeros are 0, 0 plus 2 is 2। If we put 5, we get 3 into 5 plus 2, 3 5 15, 15 plus 2 is 17। So it means we got the range between 2 to 17। So this will be our final answer। Same in the same way we will do the C part। C part में भी यही करना है आपको, रेंज सबसे पहले मिनिमम पुट करनी है जो कि क्या है आपके पास, -1। So it will become 7 minus 2 into -1। Fine, so 7 minus 2 ones are 2, minus minus will become plus, 7 plus 2, so 7 plus 2 answer will be 9। So if we put 4, f of 4 will be 7 minus 2 into 4, so it will become 7 minus 8, 2 4s are 8, so 7 minus 8 is -1। So we got the minimum value and the maximum value। So obviously you know that minimum value is -1, so in the start we will write -1 and at the end we will write 9, and that is your final answer। ओके, मूव टू द पार्ट नंबर डी। इसमें भी वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मिनिमम रेंज रखनी है f ऑफ -3। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। इसी तरह से फिर आपने किसके लिए काम करना है, f ऑफ 3, दैट विल बी 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है क्योंकि आपको मिनिमम रेंज पे और मैक्सिमम रेंज पे एक ही आंसर मिल रहा है।
ठीक है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है स्क्वायर वाला है, और स्क्वायर वाला क्या होता है, स्क्वायर किसी भी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो उसको पॉजिटिव भी कर देता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसकी मिनिमम रेंज निकालने के लिए, क्योंकि हमें एक नंबर तो मिल गया लेकिन वो नंबर सेम ही आ रहा है, मिनिमम रेंज पे भी और मैक्सिमम मिनिमम इनपुट पे भी और मैक्सिमम आउटपुट पे भी हमें सेम आंसर मिल रहा है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई इसमें कम से कम वाली रेंज कौन सी है और ज़्यादा से ज़्यादा वाली कौन सी रेंज है। तो हम एक काम करते हैं, -3 से लेकर 3 तक के इन बिटवीन कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज या नेगेटिव वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जो नेगेटिव वाली है वो पुट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा आंसर तो सेम ही आना है। तो -3 के बाद क्या आता है, -2। तो आप एक काम करें, क्या पुट कर लेंगे, f of -2, सो इट विल बी -2 स्क्वायर, दैट विल बी 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, -1, अच्छा -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे आगे क्या आता है, 0 आएगा, क्योंकि -3 के बाद -2, -1 और उसके बाद 0। अच्छा 0 पुट करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 0। अच्छा अब हम चेक करते हैं क्या इससे भी नीचे आंसर आता है, तो हम एक काम करते हैं, 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। तो f of 1 का आंसर क्या आएगा, अगेन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका मिनिमम से मिनिमम आंसर आ रहा है वो किस पे आ रहा है, f of 0 पे। ठीक है, f of 0 पे क्या आ रहा है, 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। हालांकि -3 और 3 के बिटवीन कौन कौन सी वैल्यूज है, -2, -1, 0, 1, 2 और फिर 3 आता है। लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है वो किस पे मिल रही है, 0 पे मिल रही है। तो इसका मतलब ये जो 0 है इसकी जो है मिनिमम रेंज होगी। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं f of x जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और इसकी जो मैक्सिमम आंसर आया वो हमारा क्या आया था, 9 आया था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9। सो दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ रेंज। जब भी आप याद रखें आपके पास अगर ये मिनिमम और मैक्सिमम पे एक ही आंसर आ रहा हो तो आप बीच की कुछ वैल्यूज ले लें और उसको कंसिडर करके सॉल्व करें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मिनिमम रेंज आपको कहाँ पे मिल रही है। ठीक है, चलिए रिमूव करते हैं आप पार्ट नंबर ई। यहाँ पे क्या है, f of x इक्वल्स टू 2 पावर x रेंज, जबकि आपको इनपुट की क्या लिमिट दी हुई है, -3 से लेकर अगेन 3 तक दी हुई है, लेकिन देखें फंक्शन चेंज है। तो इस केस में जस्ट आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और ये लास्ट वाली। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला फंक्शन नहीं है। सो व्हाट यू विल डू, f of -3, firstly you will put 2 power -3 which will become we can write 2 power -3. If power is negative, so you can write 1 upon 2 power 3, बिकॉज जब भी आप याद रखें पावर नेगेटिव होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल कैसे, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है माइनस, ऐसे ही है ना, तो ये 1 अपॉन 2 की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव पावर है जब वो नीचे आती है तो क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, एंड दैट विल बिकम 1 अपॉन 2 power 3 means 8. Clear? Now we put the maximum value f of 3, so obviously that will be 2 power 3 which will be equals to 8. So we got the minimum value and the maximum value. The minimum value is 1 upon 8 f of x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर। ओके जी, मूविंग टू द पार्ट नंबर एफ, सेम काम करेंगे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू पुट कर लेते हैं और फिर मैक्स वैल्यू। चलिए जी, हो जाएगा f of 1 equals to 1 by 1 which will be 1. If we put f of 5, that will become 1 upon 5. So it means one answer is this and one answer is this. So which is the minimum value? इन दोनों में से मिनिमम वाला कौन सा है? Obviously 1 upon 5 जो है हमारे पास क्या है, मिनिमम है। तो इसका मतलब 1 upon 5 लिखेंगे स्टार्ट में f of x, और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है जो हमारी रेंज होगी वो इन दोनों के बिटवीन होगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दीज पार्ट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास क्या दिया गया है, g of x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 विद कंडीशन x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल देन इक्वल्स टू 0। क्या मतलब है, देखिए क्वेश्चंस वही हैं जो हमने लास्ट टाइम अभी हमने किए हैं, जो उससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं।
सिर्फ थोड़ी सी हेरा फेरी कर दी उन्होंने। अब ये हेरा फेरी क्या है इसमें, वो ये है कि उन्होंने यहाँ पे आपको कोई स्टार्टिंग लिमिट नहीं दी, उन्होंने बस ये कह दिया कि भाई 0 से बड़े जितने भी नंबर है आप पुट करते जाए। अब भाई हमारा दिमाग तो खराब हो नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ा तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, देखते जाओ होते जाएंगे, आपके पास नंबर्स नहीं खत्म होंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी बट ये नंबर्स खत्म नहीं होंगे, इतना तो हमें भी पता है। तो हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो कर नहीं सकते, तो हम एक काम करते हैं, जस्ट 1 या 2 वैल्यूज ही जस्ट पुट करेंगे और हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारी रेंज जो है इस नंबर से बड़ी होती जा रही है या छोटी होती जा रही है, ताकि हम उसी के हिसाब से अपनी रेंज को सेट करें। जैसे लेट सपोज, क्योंकि उन्होंने 0 को भी अभी इसमें शामिल किया हुआ है, क्योंकि यही कहा ना x ग्रेटर देन, और ये जो नीचे साइन लगा होता है ये इक्वल, तो इसका मतलब ये 0 भी इसमें शामिल है। तो फर्स्ट वी विल पुट 0, तो हम 0 पुट करके देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, आपको पता ही हो जाएगा g ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आपको पता है 0 से जो एक बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है 1, तो मैं 1 भी पुट करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, g ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू पुट करें दोबारा 2, सो इट विल बिकम 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 2 विल बी 6। तो इसका मतलब आपको एक आइडिया हो गया कि आपकी जो रेंज है वो यहाँ से क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक आइडिया मिल गया कि आपकी जो रेंज है वो 2 से बड़ी होती जा रही है, वो कम नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो आपकी रेंज होगी एफ ऑफ एक्स से शो करते हैं हम रेंज को, जो आपकी रेंज है वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी या इक्वल देन होगी किसके, 2 के। जितनी भी रेंज आएगी वो 2 से क्या होगी, आपकी बड़ी होती जाएगी, कम नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2 से लेस वैल्यूज आ रही होती तो मैं ये साइन उल्टा लगा देता, उस तरह से लगा देता। ठीक है, तो क्लियर। तो इस तरह से जो है हम इसकी रेंज जो है फाइंड आउट करते हैं। बस आपने 1 या 2 वैल्यूज से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन द सेम वे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दी हुई है, रियल नंबर्स की। तो इसका मतलब है आप सारे रियल नंबर्स को इसमें पुट करने से रहे। तो अब आप जस्ट क्या करें, आपको एक आइडिया लेने के लिए कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या आती है और मिनिमम रेंज क्या आती है, तो आप एक काम करें, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं एफ ऑफ 0 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, 0 स्क्वायर माइनस 4 आंसर विल बी -4। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, 1 पुट करके देखता हूँ, f of 1, so it will become 1 square minus 4, so 1 square is 1, 1 minus 4 equals to -3। ठीक है, इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या चीज़ ऑब्जर्व की। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने 0 ही क्यों पुट किया, हालांकि रियल नंबर्स में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज तो 0 से भी छोटी होती हैं। तो हमने नेगेटिव वैल्यूज क्यों ना पुट की, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया था जब भी स्क्वायर वाला फंक्शन होगा तो इसका मतलब है वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है। अब लाइक जैसे यहाँ मैंने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अगर मैं यहाँ -1 पुट करूँ तब भी आंसर 1 ही आएगा आपका ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो 1 - 4 आंसर आपका वही सेम ही आ जाएगा। तो इसीलिए नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर में पुट करना एक ही बात है। क्लियर। सो इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट 0 को पुट किया और 1 को। आप मुझे आइडिया होगा कि भाई -4 से आगे वैल्यूज बड़ी हो रही हैं छोटी हो रही हैं, तो इसका मतलब -3 -4 से बड़ा है, तो इस तरह आगे फिर 0 आंसर आ रहा है वो इन दोनों से बड़ा है, फिर उस तरह से आगे और वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, तो इसका मतलब जो हमारी रेंज है वो बड़ी हो जाएगी, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल देन -4। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इन द सेम वे विल डू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दी हुई है, आपकी जो आपकी लिमिट है वो क्या करना है, 1 या 1 से जो ग्रेटर नंबर है वो पुट करने हैं। तो हमें काम करने हैं, पहले जस्ट 1 पुट करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। f of 1 विल बी इक्वल्स टू 1 minus 1 square plus 5, so it will become 0, 0 square is 0 plus 5, answer is 5. So if we put 2, f of 2,
So it will become 2 minus 1 whole square plus 5. So the answer will be 2 minus 1 1, 1 square is 1, 1 plus 5 equals to 6. So you have seen that हमारी जो वैल्यू है वो 5 से बढ़ती जा रही है रेंज की, तो इट मीन्स f of x जो है आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल देन 5. So this is your final answer. Move to the question number 6. इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं. अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि -1/2 से -1/2 और उससे बड़े नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं. तो हम जस्ट इसको ही पुट करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मिनिमम आंसर क्या आ रहा है. तो देखिए ये हो जाएगा f ऑफ -1/2. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भाई आपके पास 2 इंटू -1/2 प्लस 1 और यहाँ पे होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर और आगे -5 भी है. ठीक है, जस्ट हमने x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, -1/2. सो 2 इज कैंसिल विद 2. सो -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो 0 स्क्वायर -5, आंसर विल बी -5. ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी जो रेंज होगी, मतलब जो आपका f ऑफ x होगा वो क्या होगा, वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल देन 5, सॉरी -5. ठीक है भाई, तो इसी तरह से ही ये सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे. अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 10 माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर. तो अब आप क्या करेंगे, सेम. अच्छा, अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग लिमिट भी दी हुई है और एंड की लिमिट भी दी हुई है. तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, 2 पुट करके देख लेते हैं कि हमें आंसर क्या मिल रहा है. f ऑफ x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10 माइनस, इसका आंसर क्या आएगा, -1 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1. तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका आंसर है वो 1 हो जाएगा. 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9. ठीक है, अच्छा इसी तरह से 2 के आगे क्या आता है, 3. हम 3 भी पुट करके देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है. सो इफ वी पुट f ऑफ 3, here we put, यहाँ पे हमने क्या पुट किया था, 2 पुट किया था, यहाँ पे हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 3. So it will become 10 minus 3 minus 3 whole square, that will become 3 minus 3 का स्क्वायर क्या होगा, 0. 0 का स्क्वायर 0, 10 minus 0 आंसर will be 10. तो देखो 9 से बड़ा हो गया तो आंसर. ठीक है, इसी तरह से जब आप नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, अब मैं काम करता हूँ, मैं f ऑफ 7 पुट करके देखता हूँ. ठीक है, तो f ऑफ 7 पे क्या होता है, तो ये हो जाएगा भाई 10 माइनस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर. ठीक है, सॉरी 7 माइनस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, और इसी तरह से हो जाएगा भाई आपके पास 7 में से 3 चले गए 4. 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 16. और 10 माइनस 16 आंसर विल बी -6. तो इसका मतलब है आप इन तीनों से आइडिया लगा लो कि सबसे जो बड़ी या सबसे जो छोटी वैल्यू है वो आपके पास क्या है. अब देखें आपका जो आंसर है यहाँ पे 10 से बड़ा नहीं हो रहा. अब जब आप ये लिमिट पुट करेंगे ना, क्योंकि इसमें आपको स्टार्टिंग लिमिट भी दी हुई है और एंडिंग लिमिट भी दी हुई है. जब इस तरह की कोई लिमिट हो तो याद रखिएगा इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी. इन सारे क्वेश्चंस में आपको जो भी वैल्यू मिली थी मिनिमम मिली थी और रेंज उससे बड़ी होती थी. जबकि इसमें रेंज क्या होगी, देखिए इसमें रेंज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी. जबकि इसमें हमारा साइन यहाँ पे ऐसे आता था, अब इसमें रिवर्स हो गया. क्यों, क्योंकि इसमें हमें जो आंसर मिल रहा है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिल रहा है. 10 से बड़ी वैल्यूज हो ही नहीं सकती. आप कोई भी देखो 2 से 7 के बिटवीन कोई भी वैल्यूज रखेंगे, 10 से बड़ा आपको आंसर नहीं मिल रहा. तो आप यही काम करेंगे कि जब ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो जब आपका आंसर 10 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आपकी रेंज 10 से छोटी हो रही है. तो छोटी होने का मतलब जो आपका आंसर है वो 10 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. क्लियर. चलें जी लास्ट पार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हमें जो आपको पता है जो x है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं. f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 माइनस 2. सो इट विल बिकम 3 प्लस 0. ठीक है, 0 का रूट हो जाएगा. 0 तो रूट किसी भी
जगह 0 आ जाए तो उसका मतलब वो वैनिश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये तो खत्म हो गया, तो आपका आंसर 3 आ गया। तो इसका मतलब बाकी नंबर्स अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे, लाइक अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, ठीक है, एक आइडिया लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं, सो 3 - 2 विल बिकम 1, 1 स्क्वायर रूट इज 1, 3 + 1 विल बी इक्वल्स टू 4, सो इट मीन्स वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीज। आपकी जो वैल्यू है, आपका जो आंसर है वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि एफ ऑफ जो आपका 3 है, ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू 3 है ना, तो एफ ऑफ 3 पे आपको आंसर मिल रहा है 4। यहाँ 3 आ रहा था एफ ऑफ 2 पे, और एफ ऑफ 3 पे क्या मिल रहा है 4, इस तरह से एफ ऑफ 4 पे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब अब जो आपकी रेंज होगी एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगी, जल्दी से बताएं, वो बड़ी होगी चली जाएगी किससे, 3 से, क्योंकि आपका मिनिमम जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, 3। सो योर रेंज वैल्यू विल बी गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 3 या 3 से बढ़ती चली जाएगी। So guys, today we have done exercise number 1.2 with complete concepts of functions with domain, codomain, range, image, pre-image, in which you have completely understood all concepts and even relevant questions related to functions. If you have any problem, like if you face any problem or any query, you may ask in the comments. I'll let you know in the next video when I'll explain exercise number 1.3. So see you in the next video. Till then, stay safe. Allah Hafiz.